सभी सखियों, सहेलियों और हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी, सखाओं को भी चुटकी बहुरिया और बुआ जी का प्यार भरा नमस्कार। और हमारा भी नमस्कार बुआ जी आपको। खूब ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। और दोस्तों, ये जो चुटकी बहुरियां हैं ना, ये कोशिश करती हैं कि कार्यक्रम ऐसे ऐसे इशारा करती हैं कि आप शुरू करिए। अरे भाई देखो, ऐसा है कि लोग कहेंगे कि लो बहुरिया है तो बुआ ने पूरा पद संभाल लिया और पूरा हक अपने उसमें जिम्मे में ले लिया, और बेटियां रहती हैं तो उनसे शुरू करवाती हैं। तो भाई जबकि हमारे लिए तो सब बराबर हैं, उतने ही प्यारे हैं और उतने ही दुलारे हैं। और हमारे श्रोता, एक बात और है चुटकी बहुरिया, आज हम खास तौर से जो हमारे श्रोता बहुत सारे जो है होते हैं जो संदेश भेजते हैं, उनका तो हम स्वागत करते ही हैं, उनकी बातें भी साझा करते हैं, लेकिन उनका भी हम स्वागत आज कर रहे हैं जो कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं। और बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो आज संदेश भी पहली बार भेज रहे हैं, उन सबका स्वागत करते हैं। हाँ। और स्वागत के संग संग कुछ और भी करना है क्या? मुंह मीठा करना है? ये सब कुछ बर्फी है, कुछ लड्डू है, क्या क्या है हमारे साथ में आज कार्यक्रम में? मुंह मीठा भी करना है, वो तो खाते पीते रहेंगे, पर ये जो विषय है वही सब है, मिठाई। हाँ, वही सौंदर्य साधना है आज। थोड़ा सा मतलब ऐसी सुंदरता वाली बातें करेंगे, मतलब जिससे हम अपने देखभाल, त्वचा की या अपने शरीर से जुड़ी चीजों की देखभाल कर सकें और उनको थोड़ा सा और अच्छा निखार सकें। बिल्कुल सही बात है। और कार्यक्रम में निखार तब आ जाता है जब हमारे कार्यक्रम में सोमवार का दिन होता है और हमारे साथी इंतजार करते हैं कथा सुधा का। बिल्कुल। तो हुआ आज कथा सुधा में प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस का तीसरा और आखिरी भाग हम अपने साथियों को सुनवाएंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ वो बहुत जरूरी सा काम, क्या, जो घर में मतलब कहते हैं ना कचरे का, कूड़े का प्रबंधन करने को, वो पूरे सब समाज में सभी जगह कहा जाता है। पर रसोई एक ऐसी जगह है बुआ जहां से निकलने वाला जो कचरा है वो वास्तविक रूप में कचरा नहीं है, वो एक खजाना है और हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। तो उसका जो मूल्यवान चीज है उसका प्रयोग कैसे करें और वाकई वो लगे कि हाँ है वाकई मूल्यवान, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और हमारे साथी भी बताएंगे। और ये भी कह सकते हैं ना कि ये कला है, इन सब चीजों का प्रयोग करना, बेकार चीजों का प्रयोग करना, जिसको कि मान लिया जाता है, बाद में लगता है कि अरे ये तो इतनी मतलब मूल्यवान है और इतना मतलब इससे इतना लाभ हो गया हमें। जी, लाभ हो गया बिना पैसे के। तो ये सब जो कला है वो अपने आप में कला होती है। और कला जो होती है जिसको हम सामान्य तौर पर कहते हैं कि ये भाई बहुत बढ़िया कलाकार है, इनके में ये कला है, इनके में गायन कला बहुत अच्छी है, इनकी बोलने की कला बहुत अच्छी है। तो इसीलिए आज विश्व कला दिवस है और सभी में कुछ ना कुछ कला होती है, तो सभी को ढेर सारी बधाइयां। और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बुआ चर्चा करेंगे, उससे पहले एक गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल, स्वागत है। लचक उठी काया कि दिल मेरा बस में नहीं, हो कोई आया लचक उठी काया कि दिल मेरा बस में नहीं, शर्माऊं लाख बल खाऊं कि जैसे परवीना मैं उड़ती जाऊं कि दिल मेरा बस में नहीं, हो कोई आया लचक उठी काया कि दिल मेरा बस में नहीं, शर्माऊं लाख बल खाऊं कि जैसे परवीना मैं उड़ती जाऊं कि दिल मेरा बस में नहीं, हो
तो भाई गीत हो गया और अब प्यारे से गीत के बाद चलते हैं कला की ओर। और कला की दुनिया जो होती है बड़ी विशाल है और बहुत सारे हमारे साथी सोच रहे हैं कि भाई कलाकार जो होता है वो कलाकार थोड़ा अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब में कला है बिल्कुल। तो सबको खुश हो जाना चाहिए, सबको खुश हो जाना चाहिए। बिल्कुल बुआ। तो कला में न केवल अंधकार में संसार में सौंदर्य और प्रकाश लाने की शक्ति है, बल्कि ये सामाजिक परिवर्तन को आवाज देकर बदलाव भी ला सकती है। विश्व कला दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में विभिन्न कलाकारों द्वारा किए गए योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनका सम्मान करना है। साथ ही प्रत्येक मानव के जीवन में कला के महत्व को बढ़ावा देना है। कई लोग कला को शौक के तौर पर पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग कलाकार बनकर अपना जीवन यापन करते हैं। दुनिया भर में कितने कलाकार हैं ये तो पता नहीं, लेकिन ये तो पता है कि कुछ शहर अपनी कला और संस्कृति के लिए मशहूर हैं। बिल्कुल सही बात है। वैसे कहते हैं कि जो मशहूर हो गया वो कलाकार है, लेकिन हम जैसे बार बार कह रहे हैं ना कि सबके अंदर कुछ न कुछ कला अवश्य होती है। और हमारे साथी ने याद दिलाया है जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तो इन्होंने लिखा है कि कला ही आत्मिक शांति का माध्यम है, ये कठिन तपस्या है, साधना है। इसी के माध्यम से कलाकार सुनहरी और इंद्रधनुषी आत्मा से स्वप्निल विचारों को साकार रूप देता है। कला उस क्षितिज की भांति है जिसका कोई छोर नहीं है, इतनी विशाल, इतनी विस्तृत, अनेक विधाओं को अपने में समेटे हुए है। बिल्कुल बुआ, ये बात तो है। और जैसे आप कह रही हैं कि हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कला छुपी होती है, तो जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हुनर भी कह देते हैं। तो कभी किसी का सिलाई की कला है, किसी को बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, मतलब अब तो सभी चीजों को कला के दायरे में लाया जा सकता है। नहीं, लाया ही होता ही है, क्योंकि किसी के तो केवल उठने बैठने का ही सलीका जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो भी एक सीखने वाली चीज होती है, खाना पकाना हो या कोई भी चीज हो। बात करना भी एक कला है, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना, उससे ज्यादा तो सुनना एक कला है कि सुनी जाए बात, है ना। तो वर्ल्ड आर्ट डे जो है इस साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हर वर्ग में कला के से जुड़े लोगों को बढ़ावा देने के लिए खास दिन है। खासतौर से अपने कामों को ब्रेक लेकर आम लोगों को कला से जुड़ी बातें बताते हैं और उन्हें अपने पैशन को फॉलो करने का सुझाव देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग कला के मामले में अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें परिवार से सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसलिए भी ये दिन खास तौर से कला प्रेमियों को और इस क्षेत्र में काम करने वालों को समर्पित है। तो यहाँ ये बात बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों ने तो जैसे सोचा कि चलो उठना बैठना लिखना पढ़ना भी कला, लेकिन कला में और अधिक समय दिया जाए, उसमें और निखार लाया जाए, इसलिए ये दिवस मनाया जा रहा है। बिल्कुल। और हमारे एक साथी ने ये भी संदेश भेजा है कि 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाने की जो तारीख है वो लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन के सम्मान में चुनी गई थी। दा विंची को इतिहास के महानतम कलाकारों में से एक माना जाता है, जिन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, विज्ञान और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया था। और विश्व कला दिवस कला और रचनात्मकता के महत्व को रेखांकित करता है। और कला जो है वो विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के बीच पुल का काम करती है, जिससे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। अब बात होती है कब हुई इस दिन की शुरुआत। तो पहली बार विश्व कला दिवस मनाने की शुरुआत 15 अप्रैल 2012 को हुई थी, जिसे 2015 में आधिकारिक उत्सव के रूप में लॉस एंजल्स में मनाया गया। बाद में साल 2019 में यूनेस्को के एक सामान्य सम्मेलन में विश्व कला दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो एक बात है, जैसे कि हमारे साथी भी बता रहे हैं, जैसे तुमने कढ़ाई की बात की, सिलाई की बात की, तो उसमें आप थोड़ा समय दीजिए। आप देखिए कि वाकई हमारे साथी ने कहा भी था कि आत्मिक शांति मिलती है। बिल्कुल। तो उसको उस तरह से उसका आनंद लेते हुए किया जाए तो और मजा आएगा। जी बुआ, बिल्कुल। और सौंदर्य ये जो है बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे समझने में हजारों साल लग जाते हैं। हर चीज का आधार वो चीज जो आकर्षण का कारण बनती है, जो ब्रह्मांड के एक हिस्से को चलाने और उसका एक बड़ा मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। सुंदरता जो वस्तुओं में अंतर लाती है, सुंदरता जो व्यक्तियों की स्थिति को समझने का एक तरीका है। अति प्राचीन काल से ही ये अधिकांश कलाओं की प्रेरणा रही है, ऐसा हमारे साथी लिखते हैं। तो भाई ऐसा है कि ये इसलिए लिखा
लिखा है, हमें लगता है सौंदर्य साधना जो उन्होंने बात की है उसके बारे में लिखा है। और कला और सौंदर्य जो है वो काफी मिलता जुलता एक शब्द है, एक भाव है। और कला संसार और कलाकारों को विश्व कला दिवस की बधाइयां। कला विस्तृत विषय है, चित्रकला, नाट्य कला, लेखन, संगीत, नृत्य इत्यादि में पारंगत होना सम्मान की बात है। कला जगत समाज में रंग भरता है, वरना यह संसार नीरस होता। तो भाई जो कला है वो वाकई अपने आप में एक कला होती है और जीवन को खूबसूरत बनाती है। और वैसे देखा जाए तो जिंदगी जीना भी एक कला है और उसको भी सीखने की जरूरत है। तो भाई जाहिर है कि रचनात्मक जो गतिविधियां हैं आपकी, उनको आमतौर पे कला माना जाता है और उससे हमारा मानसिक पोषण होता है। तो उसको बराबर बरकरार रखिए, करते रहिए, बाकी सामान्य जिंदगी तो चलती रहेगी। हाँ बिल्कुल बुआ। और कहते हैं ना कि मतलब कभी कभी हम लोग आम जनजीवन में ऐसा देखते हैं कि किसी चीज से किसी ने थोड़ा सा जैसे नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो अब रिटायर हो गए, अब समय कैसे व्यतीत करें। तो क्यों ना अपनी जो पुरानी हुनर है, मतलब जो या पुरानी ऐसी चीजें थी जिनको आप पसंद किया करते थे, उनको आगे बढ़ाएं, उनको शुरू कीजिए, नया सफर शुरू कीजिए और उसमें अपना समय दीजिए। तो आपका समय भी जो है मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि अरे हम खाली हो गए हैं और एक नई रचनात्मक चीज निकल कर आएगी जिसकी लोग भी जब तारीफ करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। बहुरिया ऐसा है कि ये सब अलग अच्छी बात है कि समय का सदुपयोग करते हुए हम अपनी कला का वो करें, निखार लाएं। लेकिन हम फिर ये कहना चाहेंगे कि आप कितने भी व्यस्त हों, लेकिन वो कला जो आपके अंदर है उसको और तराशिए और उसमें थोड़ा सा समय दीजिए और फिर देखिए कि आप में कितनी नई ऊर्जा आती है और कितना आपका जो जीवन एक रस सा हो गया है, उसमें कैसी इंद्रधनुषी आभा आ जाती है। बिल्कुल। और कार्यक्रम में कुछ होगा, आभा आएगी एक अच्छे से गीत आता है। जादूगर देखो कैसा
तो भाई ऐसा है कि ये तो कहना चाहिए ना कि जो अपना हुनर दिखाता है तो ऐसे ही लगता है कि ये कैसे इन्होंने ये सब कर लिया है ना। कोई जैसे कि कलाकार होता है, आमतौर पे हम चित्रकला से ही बड़े जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, कैसे बना लिया, कितना सुंदर बनाया है। अरे बचपन में भी हम लोग जैसे करते थे, 2 से बत्तख बनाना, ऐसे 2 कान क्लिक के बत्तख बनाना सीखा, और जो बच्चा पहली बार में अच्छा बनाना सीखा तो लगता था अरे कैसे बना लिया, एक बार बताओ, दिखाओ बना करके। और हम लोग तो भाई एक लिखते थे और फिर बनाते थे, उससे उनकी वो गर्दन और वो बन जाता था गुलाई, और फिर उसका दूसरा आगे एक लाइन खींच देते थे। तो ये भी हुनर था। वैसे हमारी साथी भी लिख रही है कि गर्मी की छुट्टियों में जब भी गाँव जाती थी, दादी लोग को देखती थी पूरी दोपहरिया बैठकर मंजू सी गेहूं के डंठल से डालियां बुनती थी। उन्हें तरह तरह के रंगों में रंगा जाता था और एक नुकीली चीज से बुना जाता था। साज श्रृंगार का सामान रखने वाला पिटारा, डलिया, मौनी गांव से ही पता चला कि अब तो कोई नहीं बुनता है। तो भाई ये तो बड़ी मतलब क्या कहना चाहिए, तकलीफ वाली बात हो गई। लेकिन कुछ तो लोग जानते होंगे, जो आसपास के लोग हैं वो जाएं, उनसे दादी नानी से सीखिए और बनाइए। बहुत अच्छे अच्छे झुंझुने बनते थे वो पत्तों से, और वो सब, और पिपीरी बनती थी, तो वो सब भी एक कला थी और बड़ी अच्छी थी। पंखे बुनना और मतलब खिलौने, झुंझुना बनता था, ये सब पत्तों से ही बनता था, बहुत सुंदर लगते थे। तो ऐसे ही तरह तरह की कलाएं हैं। और हमारे एक साथी हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि रेडियो पर उद्घोषणा करना ये भी एक कला है। बोलचाल कैसे की जाती है, प्रस्तुति कैसे होती है, ये सीखने दूर जाने की बात नहीं। रेडियो पर विविध भारती और उसमें सखी सहेली सुनते रहिए, सलीका आ जाएगा। क्या बात है। और यही हमारे साथी और लिख रहे हैं कि 1 घंटे हम दर्शकों को विविध विषयों पर चर्चा कर जानकारी देना, श्रवणीय गीत सुनाते बिना बोर हुए, ये भी आपकी कला ही तो है। तो भाई कला तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अभ्यास से हम उसमें और निखार लाते हैं। और हमने जैसे कहा था कि आप सुनते हैं, ये आपकी कला है, आप सुनते हैं और इतने प्यारे प्यारे शब्दों में बयां करते हैं अपनी बात को, अपनी भावनाओं को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आप भी बहुत हुनरमंद हैं। तो भाई तारीफ बहुत हो गई, अब चलते हैं थोड़ा सा, कहाँ चल रहे हैं? काम करें, सौंदर्य साधना की बात करें। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो सौंदर्य साधना का क्या करना है बुआ? क्या करना है मतलब कुछ शुरुआत करनी है। भाई देखो ऐसा है कि सब लोग जो होते हैं सब चाहते हैं कि कैसे सुंदर रहा जाए और तरह तरह के उत्पाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे जो घरेलू चीजें हैं उनसे करेंगे। और इसीलिए हमारे साथी ने लिखा है, सौंदर्य साधना सदियों पुरानी है। अप्सराएं सुंदर होती थी, फिर आने वाले समय में रानियां अपने खुशबूदार पानी में गुलाब की पंखुड़ियों से रूप निखारती, काजल बिंदी के साथ पान खाकर होठ लाल रखती थी। अब तो रोज नए प्रसाधन आते हैं जिन्हें टाइम पीरियड तक उपयोग में लाया जाता है। शादी में सब सौंदर्य प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, लेकिन वास्तविक सौंदर्य तो हमेशा बरकरार रहता है। ये बात बिल्कुल सही है और हम प्रयास यही करेंगे कि जो चीजें हम बता रहे हैं उनसे आपका जो सौंदर्य है वो बरकरार रहे, वो बरकरार रहे। बिल्कुल। और मतलब बुआ जो एक समस्या देखी जाती है आमतौर पर त्वचा में, जो झाइयों की समस्या, वो दाग पड़ जाते हैं, थोड़े पैचेस आ जाते हैं, थोड़े थोड़े से भूरे भूरे से धब्बे जैसे हो जाते हैं। तो उसके लिए उसका जो कारण है वो ऐसा बताया जाता है, डॉक्टर्स बताते हैं कि विटामिन B12 की कमी, या धूप में आपकी त्वचा झुलस गई है, या फिर पोषण की कमी है, या आप बहुत अधिक तनाव लेते हैं, उसकी वजह से जो हार्मोनल असंतुलन होता है वो भी कई बार कारण बनता है। बिल्कुल। तो ऐसे में एलोवेरा जेल जो है वो त्वचा से जुड़ी किसी भी परेशानी में खैर बहुत असरकारक होता है बुआ। और अगर झाइयों की परेशानी की बात करें तो कुछ चीजों के साथ एलोवेरा का इस्तेमाल करके झाइयों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। बिल्कुल दिलाया जा सकता है, लेकिन बहुरिया ऐसा है कि यहाँ हम तुम्हें स्पष्ट कर दें और अपने साथियों को भी कि जो अंदर से तनाव से है और वो सब चीजें जो है तो वो इससे नहीं होगा। एक मतलब 5-10% या थोड़ा बहुत सा होगा, 20 कह सकते हैं, आ सकता है, पर चमक आ जाएगी, लेकिन वो जो झाइयां हैं वो खत्म नहीं होंगी, तो थोड़ा उस पर पहले ध्यान दीजिएगा। और तो एलोवेरा का इस्तेमाल करने के उसके बाद नीम के पत्तों के साथ एलोवेरा जेल, नारियल तेल मिलाइए और फिर इसमें थोड़ी सी कॉफी, विटामिन ई का कैप्सूल भी डालना है। हाँ थोड़ा सा डालना है। हाँ, और कॉफी लगभग आधा चम्मच ले लेंगे या 2 चम्मच लगभग, और फिर उसके बाद 2 चम्मच नारियल का तेल मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट को चेहरे पर मसाज करते हुए लगाएंगे तो 20 मिनट के तक इसको छोड़ दिया जाए, है ना। और फिर 20 मिनट के बाद इस पैक को ना हल्के हाथों से मसाज करते हुए छुड़ाना है, अचानक से नहीं, मतलब रगड़ना है। और डर जाएगी त्वचा भी ना। हाँ, रगड़ जाएगी और डर जाएगी त्वचा। अच्छा, डर जाएगी त्वचा।
और फिर सामान्य पानी से धोकर साफ कर लें। अच्छा, सामान्य पानी मतलब जो हमारा पीने वाला पानी होता है और उसका तापमान सामान्य कमरे के तापमान के बराबर रहे। बिल्कुल सही बात है। तो इसको हफ्ते में कम से कम 3 बार करें तो अच्छा रहेगा। और इस बात का ध्यान रखें कि पैक का इस्तेमाल करने से पहले हाथ पर इसे पहले एक बार लगा कर देख लें कि कहीं आपका जो त्वचा है कहीं इसके लिए संवेदनशील तो नहीं है। तो इसके बाद झाइयों की समस्या में एक बात और भी है कि जायफल बहुत फायदेमंद होता है और इसको तो वैसे ही घिस के आप कच्चे दूध के संग अगर लगा लीजिए तब तो क्या बात है, बड़ा फायदा करता है। हाँ बुआ ये। और इसके अलावा झाइयों में नारियल तेल में अगर कपूर मिलाकर रात में मसाज करते हैं ना तो कुछ दिन में बहुत फायदा दिखता है। और इसके साथ साथ झाइयां तो कम होती हैं, त्वचा में अगर और भी कोई समस्या आ रही होती है तो नारियल तेल कसाव लाने के लिए कहा जाता है कि त्वचा के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। तो भाई इससे टाइट हो जाती है। और गर्मी का दिन आ गया है तो गर्मी में जब हम धूप में निकलते हैं तो टैनिंग हो जाती है, यानी कि जितना जो शरीर का हमारा जो भाग है खुला रहता है, आपने देखा होगा कि वो सांवला हो जाता है। तो इसके लिए भाई आप कोशिश करें कि आलू का रस लगा लें। इसके लिए कद्दूकस कर लीजिए आलू को और उसमें जो उसको हाथ से ऐसे दबा लीजिए तो उसमें रस निकल आएगा, आप लगा लीजिए। तो ये बहुत आसान सी चीज है। नहीं तो आलू के चिप्स जैसे काट लीजिए, उसको वैसे ही रगड़ लीजिएगा, थोड़ा सा हाथ रगड़ लीजिए। तो क्योंकि आलू कहते हैं ना वो त्वचा को भरने का, हील करने का काम करता है, तो ये बहुत जल्दी असर दिखाता है जी। और वैसे तो लोग ऐसा कहते हैं कि प्राकृतिक ब्लीच का काम करता है, तो आलू को घिसकर उसका रस निकालें और रुई की मदद से लगाएं भैया। लेकिन अगर आपको वैसे रोजमर्रा में फटाफट काम कर रही हैं तो वह ऐसे ऐसे लगाइए और थोड़ा हाथ में लपेट लीजिए, जैसे जल्दी से हम गाना को सुना देते हैं वैसे ही बस लगा लीजिए चलते फिरते, है ना। बिल्कुल बुआ। तो चलते फिरते रस लगाइए और हम सुना रहे हैं गाना और सुनिए। तुमसे मिली तो लोग क्या कहेंगे, चोरी चोरी जो तुमसे मिली तो लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे, गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। तेरा ख्याल मेरे दिल में जब से आया है, कदम संभलते नहीं और नशा छाया है। करार होके ही दिल ने करार पाया है, हाँ करार होके ही दिल ने करार पाया है। धीरे धीरे ये बात बढ़ी तो लोग क्या कहेंगे, धीरे धीरे ये बात बढ़ी तो लोग क्या कहेंगे। अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे। कितनी जालिम ये मुलाकात हुई, जिससे डरते थे वही बात हुई। मर गई प्यास तमन्नाओं की, इस तरह प्यार की बरसात हुई। कसम तुम्हारी मेरे दिल की बात कह डाली हो, कसम तुम्हारी मेरे दिल की बात कह डाली। छोड़ो छोड़ो ये दिल लगी के लोग क्या कहेंगे, छोड़ो छोड़ो ये दिल लगी के लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। तुम्हारे मिलने की दिल से दुआएं मांगी है,
से हुई है सजाएं मांगी है, वफाएं की है सनम और वफाएं मांगी है, हाँ वफाएं की है सनम और वफाएं मांगी है। सोचेंगे हम न ये कभी के लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे हम न ये कभी के लोग क्या कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। तो भाई त्वचा से तो सभी प्यार करते हैं ना? बिल्कुल बुआ। और चाहते हैं कि उस पे कुछ भी ऐसे निशान दाग वाग ना हो ना? हाँ बिल्कुल। तो इसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो कच्चा दूध और चावल का आटा इसको मिला करके पेस्ट बनाकर लगाने से भी त्वचा की जो दाग धब्बे हैं और कालापन है वो भी दूर होता है। और बेसन जो है वो तो आप छोटी सी शीशी में रख लीजिए बाथरूम में, और अपने बस हाथ में थोड़ा सा पानी डालिए, लगा लीजिए, और थोड़े जब तक कि आप पानी गर्म होता है या कुछ और आप करते हैं, थोड़ा सामान वगैरह व्यवस्थित करते हैं, उतनी देर में आप उसको धो दीजिए। तो देखिए कितना निखार आ जाता है। और खास तौर से ये जो टैनिंग होती है वो दूर करने में बेसन जो बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन ब्रेक लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो भाई अब ब्रेक भी हो गया और सौंदर्य की बातें भी हो गई। बातें हो गई, लेकिन हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं कथा सुधा का। जी। तो कथा सुधा में प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस का आज तीसरा और आखिरी भाग आपको सुनवा रहे हैं। कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। इस कहानी में पिछले भाग में आपने सुना दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के वादे हुए 1 महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई बार आते। उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठे बातें करते, कभी गाना बजाना होता, नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया है और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत देय थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे। वे किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। उन्हें यह भय तो न था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे। हाँ, ये भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम कर दें या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दें। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे। यहां तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा,
मैंने वकीलों से पूछ लिया है। एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं। उसे सिविल मैरिज कहते हैं। मैं प्रातःकाल आ जाऊंगा, तैयार रहना। तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द ना निकला। कुंवर साहब चले गए, पर तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही। कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए इस कहानी का तीसरा भाग। विवाह का एक दिन और बाकी है। तारा को चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। थिएटर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं। कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक सिंगारदान भेंट किया है। उनके 2-4 अंतरंग मित्रों ने भांति भांति के सौगात भेजे हैं, पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नहीं नजर आती। वो शुद्ध और उदास है। उसके मन में 4 दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है। उफ, क्या मैं कुंवर साहब के साथ विश्वासघात करूं? जिस प्रेम के देवता ने मेरे लिए अपने कुल की मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिमकण के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल, उसी से कपट करूं? उसी से कपट करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी नीचता नहीं कर सकती। मैंने अपने जीवन में कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया है, कितने ही प्रेम के मतवालों को वो सब्ज बाग दिखा चुकी हूं। पर कभी मेरे मन में ऐसी दुविधा न हुई थी, कभी नहीं। कभी हृदय ने उसका तिरस्कार न किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था? ऐसा अनुराग मुझे और कहीं नहीं मिला। क्या मैं कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती हूँ? हाँ, अवश्य बना सकती हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं बना सकती? इस विषय में मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो? पर क्या मैं प्रकृति को धोखा दे सकती हूँ? ढलते हुए सूर्य में मध्याह्न का सा प्रकाश हो सकता है? असंभव, असंभव है। वो स्फूर्ति, वो चपलता, वो विनोद, वो सरल छवि, वो तल्लीनता, वो त्याग, वो आत्मविश्वास मैं कहां से लाऊंगी? मैं कहां से लाऊंगी वो आत्मविश्वास जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कितना भी चाहूं पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। नहीं 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 बना सकती। ये नौबत ही क्यों आने दी मैंने? क्यों क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी श्रृंगार से कुंवर साहब को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर मैं किस मुंह से कह सकूंगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूं? जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी है। अब केवल उसका पदचिन्ह रह गया है। हाँ, केवल पदचिन्ह। रात के 12 बज गए थे। तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी थी। मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे, पर वो किसी चीज की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। अभी 4 दिन पहले वो इन्हीं चीजों पर प्राण देती थी। उसे हमेशा ऐसी चीजों की तलाश रहती थी जो काल के चिन्हों को मिटा सके, पर अब उन्हीं चीजों से उसे घृणा हो रही है। तारा ने सोचा, प्रेम सत्य है। सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सोचती हूं क्यों न यहां से कहीं भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां कोई मुझे जानता भी ना हो। कुछ दिनों के बाद जब कुंवर साहब का विवाह हो जाए तो फिर आकर उनसे मिलूं
और ये सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाऊं। इस समय कुंवर साहब पर वज्रपात सा होगा। न जाने उनकी क्या दशा होगी, पर इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे कितना ही दुख क्यों ना हो, मैं अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। मेरे लिए इस स्वर्गीय प्रेम की स्मृति, इसकी वेदना ही बहुत है, और इससे अधिक मेरा अधिकार नहीं। दाई ने आकर कहा, बाई जी चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए। हाँ, नहीं, जरा भी भूख नहीं है। सुनो, ऐसा करो तुम जाकर खा लो। देखिए मुझे भूल ना जाइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? अच्छा एक बात बता, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना? अरे बाई जी, मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है, आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा। दाई चले गई। तारा ने घड़ी की ओर देखा, सचमुच 12 बज गए थे। केवल 6 घंटे और हैं। प्रातःकाल कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आ जाएंगे। हे भगवान, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक मुझे वंचित रखा, वो आज क्यों सामने ले आए? वैसे ये भी तुम्हारी ही क्रीड़ा है। तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार कर रख दिए। गर्म पानी मौजूद था, साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुख जा खड़ी हो गई। कहां थी वो छवि, वो ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही था, पर कांति कहां? अब भी वो यौवन का स्वांग भर सकती है? तारा को अब वहां एक क्षण भी और रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो उसे काटने लगी। ये कृत्रिम जीवन असह्य हो उठा। खस और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टी के समान तपाने लगा। उसने सोचा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहां भाग जाऊं? रेल से भागती हूं तो भागने ना पाऊंगी। सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। ऐसे रास्ते से जाऊं जिधर किसी का ख्याल भी न जाए। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। तारा का हृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था। वो दुखी न थी, निराश न थी। फिर कुंवर साहब से मिलेगी, किंतु वो निस्वार्थ संयोग होगा। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है, फिर दुख क्यों हो और निराश क्यों हो? सहसा उसे ख्याल आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा ना हो कि कुंवर साहब मुझे वहां ना पाकर शोक विवलता की दशा में अनर्थ कर बैठे। डर लगता है, कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा ना हो कुंवर साहब मुझे वहां न पाकर शोक विफलता की दशा में अनर्थ कर बैठे। कुछ अनिष्ट हो सकता है। ऐसा करती हूं, पत्र लिखती हूं। वो मेज पर जा बैठी और ये पत्र लिखने लगी। हे प्रियतम, मुझे क्षमा करना। मैं खुद को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वो स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा न कर सकी थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मगन रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। प्रियतम, मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। और यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, नाराज न होना।
और ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी ओर से वधू के लिए छोड़े जाती हूं। हाँ, केवल वो मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है, अपने साथ लिए जाती हूं और तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मेरी तलाश न करना। मैं तुम्हारी हूं और सदा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी, तारा। ये पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आई। थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बंध गए। 15 वर्षों का पुराना संबंध आज टूट रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते देखा। उसका कलेजा धक से हो गया। वो बड़ी तेजी से लपककर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। ज्यों ही मैनेजर निकल गया, वो हाथे के बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10-5 साधु बैरागी धुनियों के सामने लेटे थे। 10-5 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रेंगती चली जाती थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्लाहा नौका में बैठा हुआ था। तारा ने मल्लाहा को पुकारा। माझी, उस पार नाव ले चलेगा क्या? इतनी रात गए, नाव न जाई? हाँ, रात है इसीलिए दूनी मजदूरी दूंगी। अब बोल, चलेगा? मगर दुगनी मजदूरी की बात सुनकर उसने डांड उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला, सरकार उस पार कहाँ गई हैं? उस पार एक गांव में जाना है, चलो ना। मुदा इतनी रात गए, कोनो सवारी शिकारी न मिली। कोई हर्ज नहीं, बस तुम मुझे उस पार पहुंचा दो माझी। हाँ, उस पार पहुंचा दो। मांझी ने नाव खोल दी। तारा उस पर जा बैठी और नौका मंद मंद गति से चलने लगी, मानो जीव स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्जवल नौका खेता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा। कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। आज आपने सुना इस कहानी का तीसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जीशाम, कुंवर निर्मलकांत, जयंत पात्रीकर, अभिनेत्री तारा देवी, रेणु चतुर्वेदी, दाई संगीता श्रीवास्तव, माझी राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो कथा सुधा के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को हम बता दें कि अब क्या लेकर हाजिर हो? क्या लेकर हाजिर हो बुआ? देखो भाई, लेकर हाजिर तो हमारे पास लगभग सभी चीजें रहती हैं। कोशिश भी यही रहती है कि जिसकी जो मतलब इच्छा हो या मौसम के अनुरूप समय के हिसाब से बातचीत हो तो कर लिया जाए। तो हमारे एक साथी ने याद दिलाया है कि आज हिमाचल दिवस भी है और उन्होंने बधाई दी है। तो भाई हमारे वो श्रोता जो इस संवाद से नहीं है जुड़े हुए, उन्हें हम ढेर सारी बधाई देते हैं। उनकी ओर से भी देते हैं और हम सबकी ओर से हिमाचल प्रदेश का जो दिवस है इसके लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और भाई हिमाचल प्रदेश की जब बात आती है तो जाहिर है कि हिमालय जो है सामने आ जाता है और हिमालय में जब बात आती है तो देवी की धूम तो सब तरफ से जयकारे सुनाई देने लगते हैं। तो हम भी चले शरण में। रात्रि चल रही है तो जयकारे की शरण में चलते हैं हम लोग।
शरण में आई, तेरी चरण शरण में आई, माई आई मेरी लाज लाज रखो, मेरी माई मेरी लाज लाज रखो, मेरी माई। जग में तू लाई मैं आई, जग में तू लाई मैं आई, तू न पराई मैं न पराई, तू न पराई मैं न पराई। कल्पलता में कली खिली जब, कल्पलता में कली खिली जब, मधुगंध जग में छाई, मेरी लाज लाज रखो, मेरी माई मेरी लाज लाज रखो, मेरी माई। नीलांबर माँ तेरा आंचल, नीलांबर माँ तेरा आंचल, ढलता तारक मेरा गजल, ढलता तारक मेरा गजल, तेरे सिवाना जाने कोई, तेरे सिवाना जाने कोई, आसुवन की माँ गहराई, मेरी लाज लाज रखो, मेरी माई मेरी लाज लाज रखो, मेरी माई। तो भाई ये हमने भजन सुना और प्रयास यही कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारी लाज बची रहे और बड़े लोग जो हैं जिन्होंने संस्कार दिए हैं उनका नाम रोशन हो। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम लोग आज कला की बात कर रहे हैं, ऐसे ही जो घर की चीज़ें हैं, नींबू है, संतरे के छिलके हैं, किन्नू के छिलके हैं, जो रोज़ाना हम घर के बाहर फेंक देते हैं, इन छिलकों को कूड़ेदान में डाल देते हैं। अब भाई इन्हें न डालिए, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं कि इसको ढक्कनदार डब्बे या बोतल में डाल दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, 24 घंटे के लिए छोड़ना है। बोतल जो आप रख रहे हैं या डिब्बा रख रहे हैं उसमें छाया में रखिए और डब्बे के ढक्कन में छोटा सा छेद कर दीजिए। नहीं तो आप इसको सुबह शाम एक बार ऐसे खोल के बस बंद भी कर सकते हैं अगर आप छेद नहीं करना चाहते हैं तो, और थोड़ा चला दीजिए। तो इससे 24 घंटे के बाद बुआ ये इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। और इसका जो ये तैयार हुआ खाद है वो 1 लीटर पानी में अगर इसका एक ढक्कन मिलाकर पौधों में डालें ना या स्प्रे करें पौधों पर, तो इससे पौधों में चमक आ जाती है। और इसका जो इस्तेमाल है वो रोज किया जाता है, बिल्कुल टॉनिक की तरह। जैसे क्या बात है, ताकत के लिए हम लोग कुछ खाते पीते रहते हैं रोजाना, वैसे ही पौधों की ताकत के लिए ये बहुत काम करता है। बहुत काम करता है। तो भाई इसमें आप सब छिलके मिला के भी डाल सकते हैं, कुछ नहीं है तो आप नींबू तो प्रतिदिन निकलता है, 2-3 नींबू आप एक शीशी में डाल दीजिए या एक डिब्बा ऐसा बना ही दीजिए जिसमें ये आप डाल के रख दें। और ये एक छोटी सी जो शीशी होगी, किसी भी चीज की हो सकती है, डिब्बा हो सकता है, तो उसको एक बाल्टी पानी में डाल दीजिए और सारे पौधों में डाल दीजिए। इसी तरह से प्याज के छिलके का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी छोटे छोटे से जो टुकड़े हैं, प्याज का ऊपर का जो छिलका निकलता है उसको बोतल में रख दीजिए। तो सुबह शाम या 2 दिन का भी आप डाल सकते हैं। और इसी तरह से इसमें अगर हो सके तो गोबर की जो कंडी होती है या जिसको गोईठा कहते हैं या जो भी चीज आप कहते हैं कंडा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा अगर मिला देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको तैयार होने में लगभग 20 से 25 दिन लगता है।
तो इसको रोज नहीं डालना है, आप एक बार में अच्छे से जितने छिलके 1-2 दिन में निकले उनको डाल लीजिए, उसमें गोबर के कंडा डाल दीजिए और इसका इस्तेमाल आप 15 से 20 दिनों में करिए, लेकिन इसको 20 से 25 दिन छोड़ देना होगा तब ये पूरी तैयार होने के लिए। हाँ। और रोजाना मतलब जैसे वो पानी है तो उसको स्प्रे की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ये खाद होती है ना वो इसको 15 से 20 दिन में एक बार डालते हैं। और ऐसा कहते हैं कि इसकी तासीर ठंडी होती है तो गर्मियों में बहुत उपयोगी है। बिल्कुल। विशेष रूप से जो गुड़हल के पौधे होते हैं उनमें इससे फ्लावरिंग बढ़ती है, फूलों की मात्रा बढ़ती है, संख्या, और पत्तियों में भी अलग से चमक आ जाती है। बहुत क्या बात है। तो आज हम लोग चेहरे की चमक की बात कर रहे थे और पौधों के चमक की बात कर रहे हैं। ऐसे ही केले के छिलके हैं, इनको तो भाई हम यही करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं और ऐसे ही किसी डिब्बे में बंद कर लेते हैं और इसी का पानी, इसका भी पानी तैयार कर लेते हैं। इसको भी आप 24 घंटे या 48 घंटे में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उतना कंसंट्रेटेड नहीं करना है, सादे पानी में मिलाना है। चाय की पत्ती तो आप सब जानते हैं कैसे इस्तेमाल करनी है, लेकिन गीत सुनवाने का मन है ना तुम्हारा? गीत सुनवा देते हैं। जब से देखी सूरतिया तिहार जिया वाले डोले ना, आए रे जिया वाले डोले ना, ऐसे गजब की नजरिया लार जिया वाले डोले ना, आए रे जिया वाले डोले इसी के साथ आज कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, तो अब विदा लेते हैं। स्वीकार कीजिए मेरा यानी कि बुआ का और चुटकी बहुरिया का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।